अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारा लेक्चर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में जो हमारा टॉपिक है वो हम कवर करेंगे फैक्टर इन्फ्लुएंस रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। देयर आर अ नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट अफेक्ट रिक्रूटमेंट. These are broadly classified into two categories. First one is internal factor and second one is external factor. बुनियादी तौर पे वो तमाम फैक्टर जो कि रिक्रूटमेंट के ऊपर इन्फ्लुएंस करते हैं उनको हम दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। और एक फैक्टर वो हैं जिनको हम कहते हैं इंटरनल फैक्टर, और एक ग्रुप वो है फैक्टर्स के जिनको हम कहते हैं एक्सटर्नल फैक्टर। तो हम इन दोनों को पहले इंटरनल फैक्टर को डिस्कस करेंगे कि वो क्या क्या होते हैं और उनकी डिटेल्स क्या हैं, और फिर हम डिस्कस करेंगे एक्सटर्नल फैक्टर को कि वो क्या क्या होते हैं और उनकी डिटेल्स क्या है। First one is internal factors. The internal factor, also called as engineers factor, are the factor within the organization that affect recruiting personnel in the organization. Internal forces, the factor which can be controlled by organization, are recruitment policies, size of organization, human resource planning, cost of recruitment, growth and expansion. तो इंटरनल फैक्टर बुनियादी तौर पे वो फैक्टर होते हैं जिनको हम दूसरे वर्ड में कंट्रोलेबल फैक्टर भी कहते हैं। कंट्रोलेबल फैक्टर इन्हें यूँ कहते हैं क्योंकि ये वो फैक्टर हैं जिनको ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू देयर प्लान, अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रेटेजी डेवलप करती है, और इस तरह इनको एडजस्ट किया जाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपने प्री डिटरमाइंड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली अचीव करने में कामयाब हो जाए। ये कंट्रोलेबल फैक्टर में एक अहम फैक्टर है रिक्रूटमेंट पॉलिसी। ये ऑर्गेनाइजेशन की रिक्रूटमेंट पॉलिसी क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशन रिक्रूटमेंट पॉलिसी को डेवलप करेगी। सेकंड वन इज साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बुनियादी तौर पर ऑर्गेनाइजेशन तीन तरह की होती हैं। एक होती है स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, एक होती है मीडियम ऑर्गेनाइजेशन, एक होती है लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। तो हमें सबसे पहले देखना होगा कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम रिक्रूटमेंट करने जा रहे हैं उसका साइज क्या है। फिर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी ओवरऑल ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या है, वो लॉन्ग टर्म बेसिस पे किस तरीके से ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने का इरादा रखती है। कॉस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट, ऑर्गेनाइजेशन ने रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए कितना बजट मुख्तस किया है, रिजर्व किया है, और मैक्सिमम कितनी उसकी कॉस्ट ऑर्गेनाइजेशन बेयर करने के लिए विलिंग है। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन प्लान होता है वो गाइडलाइन फराहम करता है कि ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर में किस हद तक ग्रोथ चाहती है और किस हद तक एक्सपेंशन चाहती है। उसके अकॉर्डिंगली हम अपने एचआर प्रोसेस में रिक्रूटमेंट प्रोसेस को प्लान करते हैं। The external factor are the factor which cannot be controlled by the organization. The major external forces are supply and demand, labor market, image, goodwill, political, social, legal environment, unemployment rate, competitors. बुनियादी तौर पे जो ये ग्रुप ऑफ फैक्टर्स जिसको हम एक्सटर्नल फैक्टर कहते हैं, इसका दूसरा नाम अनकंट्रोलेबल फैक्टर भी है, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन के वो फैक्टर हैं जो एक्सटर्नल फोर्सेस से रिलेट करते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन इन फैक्टर को इटसेल्फ खुद कंट्रोल नहीं कर सकती। तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बेहतर पॉइंट ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन इन फैक्टर को मैक्सिमम लेवल पर अंडरस्टैंड करे, और इस अंडरस्टैंडिंग की बुनियाद पर अपने इंटरनल इन्वायरमेंट, इंटरनल स्ट्रेटजीज, इंटरनल पॉलिसीज को अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल फैक्टर एडजस्ट करे। यही सक्सेस
होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि वो जितना बेहतर तरीके से एक्सटर्नल फैक्टर के अकॉर्डिंगली अपने आप को मैनेज करे। इन एक्सटर्नल फैक्टर के अंदर है सबसे पहले सप्लाई एंड डिमांड। हमें ये देखना होता है कि हमारे एचआर में जो सप्लाई एंड डिमांड से मुराद होती है कि ह्यूमन रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी जिस रीजन, जिस कंट्री, जिस सिटी में ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड है, जहाँ पे हमें ह्यूमन रिसोर्सेज की ज़रूरत है, वहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज यानी मैन पावर की अवेलेबिलिटी क्या है, और वहाँ पर डिमांड कितनी है, यानी इंडस्ट्री में जो है ओवरऑल जितनी भी इंडस्ट्री है वहाँ पे उनकी रिक्वायरमेंट कितनी है। तो जहाँ पर सप्लाई ऑफ लेबर ज़्यादा होती है और डिमांड कम होती है, वहाँ पर हमें ह्यूमन रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी जो है एक लार्ज क्वांटिटी में होती है। तो जहाँ पर डिमांड लेबर की ज़्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, वहाँ पे एचआर के खास तौर पे रिक्रूटमेंट के चैलेंजेस और बढ़ जाते हैं। तो पहला फैक्टर तो हमें देखना होता है कि वहाँ की सप्लाई एंड डिमांड क्या है। सेकंड, लेबर मार्केट। लेबर मार्केट की किस तरह की है, किस तरह के वहाँ की इन्वायरमेंट है, किस तरह के वहाँ का ट्रेंड है, किस तरह के वहाँ के बिहेवियर्स हैं। तो हमें ये भी फोकस करना होता है एक्सटर्नल फैक्टर के अंदर कि जिस कंट्री में, जिस कल्चर में ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव और रन कर रही है, वहाँ की लेबर मार्केट क्या है। थर्ड एक्सटर्नल फैक्टर के अंदर आता है इमेज एंड गुडविल, कि जिस ऑर्गेनाइजेशन की हम रिक्रूटमेंट एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं उसके इमेज क्या है और उसकी गुडविल किस हद तक है। अगर इमेज और गुडविल बहुत ज़्यादा बेहतर होगी, अच्छा इमेज होगा, बेहतर गुडविल होगी, तो हमें रिक्रूटमेंट में अवेलेबिलिटी ऑफ वर्कर ज़्यादा होंगे। और अगर इमेज जो है नेगेटिव होगा या गुडविल कम होगी, तो ऐसे में जो है एचआर के चैलेंजेस बढ़ जाएंगे। एक्सटर्नल फैक्टर में हमें एक्सटर्नल इन्वायरमेंट्स को भी देखना होता है, जिसमें खास तौर पे पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, फिर सोशल इन्वायरमेंट, फिर लीगल इन्वायरमेंट। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है आपके रिक्रूटमेंट प्रोसेस को, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी की वजह से पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में चेंजेस आती हैं। वो कंट्रीज जहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है, वहाँ पर बिजनेस के क्राइसिस कम होते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक गवर्नमेंट अपने स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में अपनी ड्यूरेशन को जब कंप्लीट करती है, तो ऐसी कंट्रीज में वहाँ की गवर्नमेंट पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशन जो है बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट होते हैं। वो कंट्रीज जहाँ पे पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी होती है, वहाँ पे चेंजिंग ऑफ गवर्नमेंट रीजन बनती है वहाँ के गवर्नमेंट के रूल्स, रेगुलेशन एंड पॉलिसीज के चेंजेस के। और यही वजह है कि इन रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बाय ऑल मीन उनको फॉलो करने के लिए मजबूर होती है। तो देखना होता है वहाँ की पॉलिटिकल इन्वायरमेंट यानी स्टेबल है या अनस्टेबल। फिर हम देखते हैं कि वहाँ के सोशल इन्वायरमेंट कैसी है, यानी सोशल ट्रेंड्स क्या हैं, सोशल करेक्टरिस्टिक क्या है, वहाँ पे जो लोग हैं उनकी सोशल क्लासेस क्या हैं। इससे भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है आपके रिक्रूटमेंट प्रोसेस के ऊपर। ये भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। और फिर एक अहम चीज़ जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करती है वो होती है लीगल इन्वायरमेंट, कि जिस कंट्री में आप बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन को ऑपरेट कर रहे हैं वहाँ की लीगल इन्वायरमेंट क्या है। हम अगर वर्ल्ड की तरफ देखते हैं तो डिफरेंट कंट्रीज की लीगल इन्वायरमेंट डिफरेंट होती है, और लीगल इन्वायरमेंट डिफाइन करती है व्हाट इज अलाउड एंड व्हाट इज नॉट अलाउड, व्हाट इज लीगल एंड व्हाट इज इलीगल। यही वजह है कि बहुत सारे लॉस लेबर इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप से रिलेटेड भी डेवलप किए गए हैं, जो मुख्तलिफ कंट्रीज में उसकी एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन मुख्तलिफ होती है। तो हमें लाजमी तौर पे बीइंग एच आर प्लानर या एच आर हेड इस चीज़ को मद्देनज़र रखना होता है कि वहाँ की लीगल इन्वायरमेंट जहाँ पे बिजनेस ऑपरेट किया जा रहा है क्या है। एक और अहम चीज़ जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस के ऊपर एक्सटर्नल फैक्टर में अहम होती है वो होती है अनएम्प्लॉयमेंट रेट।
अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है कि जिस कंट्री में आप बिजनेस कर रहे हैं वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की अवेलेबिलिटी क्या है, और वहाँ पर आपकी जो एम्प्लॉयमेंट है वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट यानी पॉपुलेशन का साइज और इंडस्ट्री के साइज में कितना ज़्यादा वेरिएशन है। पॉपुलेशन अगर ज़्यादा होगी और इंडस्ट्री स्मॉल होगी तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा होगा, और अगर पॉपुलेशन स्मॉल होगी और इंडस्ट्री जाइंट होगी तो वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होगा। तो ये भी एक अहम फैक्टर है जो कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है कंपिटिटर्स। डेफिनेटली आपकी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो या नॉन मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विसेज हो, इसका ताल्लुक किसी न किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक इंडस्ट्री से होगा। उस इंडस्ट्री में जो मुख्तलिफ फर्म्स और कंपनीज होंगी उनके दरमियान में कंपटीशन की जो इन्वायरमेंट है वो क्या है, और कंपटीशन की जो इंटेंसिटी है वो कम है या ज़्यादा है, और किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे को compete करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी एक बहुत अहम फैक्टर होता है आज के सीवियर कम्पिटिटिव बिजनेस इन्वायरमेंट में। रिक्रूटमेंट प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हुए हमें इंडस्ट्री के कंपिटिटर्स को फोकस करना बहुत ज़रूरी होता है। The searching of suitable candidate and informing them about the opening in the enterprise is the most important aspect of the recruitment process. There are the several sources of recruitment and broadly classified into internal source and external source. बुनियादी मकसद जो हमारी रिक्रूटमेंट का होता है वो होता है हम सर्च करना चाहते हैं, तलाश करना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं वो सूटेबल कैंडिडेट जिनकी नॉलेज, एक्सपीरियंस, ओवरऑल कॉम्पिटेंसी हमारे बिजनेस की रिक्वायरमेंट को मीट कर सके। तो हम बुनियादी तौर पे रिक्रूटमेंट प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते ही इसलिए हैं ताकि हम सुटेबल कैंडिडेट को हासिल करने में कामयाब हो जाए। इस डायरेक्शन में हमारे पास रिक्रूटमेंट के लिए जो रास्ते मौजूद होते हैं, एक होता है इंटरनल सोर्स ऑफ कैंडिडेट और एक होती है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ कैंडिडेट। तो ये ऑर्गेनाइजेशन का एक अहम डिसीजन होता है कि अपनी रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज को फिल करने के लिए वो किसको तरजीह देते हैं, आइदर इंटरनल सोर्स ऑफ कैंडिडेट को और एक्सटर्नल सोर्स ऑफ कैंडिडेट को। इन दोनों के कुछ एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं जो हम आगे जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे। इंटरनल रिक्रूटमेंट सीक्स एप्लीकेंट फॉर पोजीशन फ्रॉम दोज हु आर करंटली एम्प्लॉयड। बुनियादी तौर पे इंटरनल रिक्रूटमेंट के ज़रिए हम उन कैंडिडेट को देखते हैं, फोकस करते हैं जिन्होंने रिसेंटली ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया होता है और उनकी ऑर्गेनाइजेशन में जो इन्वॉल्वमेंट होती है उसका टाइम स्पेंड कम होता है। इंटरनल सोर्सेज इंक्लूड प्रेजेंट एम्प्लॉय ट्रांसफर, प्रमोशन, एम्प्लॉय एम्प्लॉय रेफरल्स, फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, प्रीवियस एप्लीकेंट। तो बुनियादी तौर पे जो हमारे पास इंटरनल सोर्स में इंक्लूड होते हैं वो होते हैं प्रेजेंट एम्प्लॉय जो एक्चुअली अभी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं और ऑर्गेनाइजेशन में अपनी परफॉर्मेंस को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। तो या तो हम उनमें उन एम्प्लॉय को ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर, या हम उन एम्प्लॉयज़ को प्रमोशन के ज़रिए तरक्की देकर उनको किसी आगे की कैपेसिटी को फुलफ़िल कर सकते हैं। तो ये हम दो ऑप्शन यूटिलाइज करते हैं उन करंट एम्प्लॉय से रिलेटेड। फिर उसके बाद एक हमारे पास ऑप्शन होते हैं एम्प्लॉय रेफरल्स और फॉर्मर एम्प्लॉयर्स और प्रीवियस एप्लीकेंट्स। तो ये वो तीन ऑप्शन है जिसके अंदर एक हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम फॉर्मर एम्प्लॉयज जो कि ऑर्गेनाइजेशन को लेफ्ट कर चुके हैं
ऑर्गेनाइजेशन से एग्जिट हो चुके हैं, हम उनको अगेन ऑफर करके रिहायर करके अपनी कैपेसिटी को फुलफिल कर सकते हैं। या वो प्रीवियस एप्लीकेंट जो हमारे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का अंदर जिनकी इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन ने रिसीव की थी, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन ने उसको उन एम्प्लॉइज उन कैंडिडेट्स को स्कैनिंग के दौरान जो है फाइनलाइज नहीं किया था और एचआर प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनाया था। तो ये वो एम्प्लॉइज होते हैं जिनको अगेन हम अपने रिक्रूटमेंट का हिस्सा बना के उनको फर्दर प्रोसेस के जरिए ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बना सकते हैं। एक्सटर्नल source for outnumber the internal source, it includes एक्सटर्नल सोर्सेज में जो हमारे पास अवेलेबिलिटी होती है ऑप्शंस की, उसमें पहला है प्रोफेशन और ट्रेड एसोसिएशन। कि मुख्तलिफ जो ट्रेड एसोसिएशन होती हैं या मुख्तलिफ जो प्रोफेशन होते हैं, उनके ज़रिए हम वैल्यूएबल और अकॉर्डिंग टू अवर नीड हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक कैंडिडेट को अपनी रिक्रूटमेंट का हिस्सा बना सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं। सेकंड, हमारे पास ऑप्शन होता है एडवर्टाइजमेंट। ऑर्गेनाइजेशन एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए एक्सटर्नल कैंडिडेट को अट्रैक्ट कर सकती है, चाहे वो प्रिंट मीडिया के ज़रिए हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए हो, चाहे वो वेबसाइट के ज़रिए हो। तो हम ऑर्गेनाइजेशन जो है इस ज़मन में एडवर्टाइजमेंट का सहारा भी ले सकती है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस, ऑर्गेनाइजेशन अपनी इंडस्ट्री में मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ अलाइंसेस या कोई ऐसे कोऑर्डिनेशन रखती है जिसके ज़रिए वो अपने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस पॉलिसीज़ को डेवलप करती है, और इस तरह एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से एम्प्लॉयज़ का तबादला करके एक दूसरे की नीड्स को फुलफिल करते हैं। ये भी एक बेहतर एक्सटर्नल सोर्स ऑफ कैंडिडेट है। कैंपस रिक्रूटमेंट, ऑर्गेनाइजेशन जो है कैंपस रिक्रूटमेंट को भी यूटिलाइज करती है एज एक्सटर्नल सोर्स ऑफ कैंडिडेट, जिसके ज़रिए हमें वेल कॉम्पिटेंट एंड वेल वर्स ह्यूमन रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी पॉसिबल होती है। वॉक इन, राइट इन एंड टॉक इन, हम मुख्तलिफ डोमेन में मुख्तलिफ ज़मन में और एक्सटर्नल कैंडिडेट को फोकस कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं, जो मुख्तलिफ विजिटर्स की सूरत में मुख्तलिफ कॉरस्पॉन्डेंट्स के तौर पे ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड होते हैं। कंसल्टेंट्स भी अहम रोल प्ले करते हैं एक्सटर्नल सोर्स ऑफ कैंडिडेट में। इनका काम बुनियादी तौर पे मिडिल मैन का होता है, और ये जो है एक बेहतर कंसल्टेंसी सर्विसेज फराहम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए। फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर भी होते हैं, ये भी थर्ड पार्टी के तौर पे मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी को फुलफिल करने के लिए हम रोल प्ले करते हैं, और इनके ज़रिए भी हम अपने कैंडिडेट्स को रिक्रूटमेंट का हिस्सा बना सकते हैं। डिस्प्लेड पर्सन्स, वो तमाम पर्सन जो कि डिस्प्लेस हो चुके हैं या हिस्ट्री में इनको डिस्प्लेस किया जा चुका होता है, उनको भी हम अपने एक्सटर्नल सोर्स ऑफ कैंडिडेट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। रेडियो एंड टेलीविज़न, मुख्तलिफ रेडियो एंड टेलीविज़न जो कि मीडिया ऑफ एडवर्टाइजमेंट है, इनके ज़रिए भी हम एडवर्टाइजमेंट करके एक्सटर्नल कैंडिडेट को अट्रैक्ट करते हैं, और इस तरह हम अपने रिक्रूटमेंट प्रोसेस को कामयाबी से एग्जीक्यूट करने में कामयाब हो जाते हैं। एक्विजिशन एंड मर्जर, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान एक्विजिशन या मर्जर के ज़रिए भी हम वेल एक्सपीरियंस वेल कॉम्पिटेंट कैंडिडेट को अचीव करने में कामयाब हो सकते हैं। कॉम्पिटिटर्स, अपने कॉम्पिटिटर्स जो हमारे होते हैं उनके जो एम्प्लॉइज होते हैं उनको हम मुख्तलिफ नौइयत से अट्रैक्ट करके ऑफर करके अपनी रिक्रूटमेंट प्रोसेस का हिस्सा बना सकते हैं। और आज के इस एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी में जो सबसे आइडियल एक्सटर्नल सोर्स ऑफ कैंडिडेट है वो है ई रिक्रूटमेंट।
जिसके ज़रिए जो है हम एफिशिएंटली इफेक्टिवली एक्सटर्नल कैंडिडेट को मिनिमम टाइम स्पेन में मिनिमम कॉस्ट में अपनी रिक्रूटमेंट प्रोसेस का हिस्सा बना सकते हैं. Now come towards the internal versus external sources and advantages and disadvantages. अब हम बात करेंगे कि इन दोनों सोर्सेज में से हम अगर इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज में से डिसीजन लेते हैं कि किसका इंतखाब किया जाए अपने रिक्रूटमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, तो हमें देखने होते हैं कि इन दोनों इंटरनल के एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, एक्सटर्नल सोर्स के एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं. तो सबसे पहले हम देखेंगे इंटरनल सोर्सेज के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं. तो सबसे पहले एडवांटेज की अगर हम बात करें तो इंटरनल सोर्स का सबसे मेन एडवांटेज है इट इज़ लेस कॉस्टली. कि जब हम अपनी रिक्रूटमेंट प्रोसेस में इंटरनल कैंडिडेट को हिस्सा बनाते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा लेस कॉस्टली हो जाता है. इस कॉस्ट से मुराद यहाँ पे एक कॉस्ट होती है फाइनेंशियली और एक होती है टाइम. तो दोनों कॉस्ट बहुत कम खर्च होती है और हम इस तरह अपनी कैपेसिटी को आसानी से फुलफिल करने में कामयाब हो जाते हैं. सेकंड जो एडवांटेज है हमारे इंटरनल सोर्स का, कैंडिडेट आर ऑलरेडी ओरिएंटेड टुवर्ड्स कंपनी. वो कैंडिडेट जो लास्ट फ्यू ईयर से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर परफॉर्मेंस जारी और सारी रखे हुए हैं, जब हम उनको फर्दर प्रमोशन के जरिए फॉरवर्ड करते हैं तो वो कंपनी से वेल अवेयर होते हैं. उनको फर्दर किसी ओरिएंटेशन प्रोसेस की ज़रूरत नहीं होती जिसमें टाइम भी कंज्यूम होता है, कॉस्ट भी इंकर्ड होती है. थर्ड एडवांटेज इंटरनल सोर्स ऑफ कैंडिडेट है, ऑर्गेनाइजेशन हैव बेटर नॉलेज अबाउट द इंटरनल कैंडिडेट. जिस तरह कैंडिडेट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड सफिशिएंट नॉलेज रखता है, इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन को भी कैंडिडेट से रिलेटेड अहम मालूमात होती है. कैंडिडेट्स के बिहेवियर से रिलेटेड, कैंडिडेट के एटीट्यूड से रिलेटेड, कैंडिडेट की परफॉर्मेंस से रिलेटेड, कैंडिडेट की मोटिवेशन से रिलेटेड. तो इस तरह ऑर्गेनाइजेशन का जो डिसीजन होता है ये काफ़ी हद तक सिक्योर होता है. नेक्स्ट जो एडवांटेज होता है इंटरनल सोर्सेज ऑफ कैंडिडेट का, वो होता है इन्हेंसमेंट ऑफ एम्प्लॉय मोरल एंड मोटिवेशन. ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है जब हम यूटिलाइज करते हैं इंटरनल सोर्स ऑफ कैंडिडेट को. इससे ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज का मोरल बुलंद होता है और उनकी मोटिवेशन मल्टीप्लाई हो जाती है. क्योंकि कैंडिडेट अपनी पर्सनल लाइफ में प्लान किए हुआ होता है अपनी फ्यूचर की ग्रोथ, फ्यूचर में बेटरमेंट के लिए. और जब उसे इस बात का अंदाजा होता है कि अपने ऑर्गेनाइजेशन अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए इंटरनल सोर्स को तरजीह देती है, तो इस तरह उनके लिए प्रमोशंस की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो बढ़ जाती हैं और इस तरह उनकी फ्यूचर की डेवलपमेंट की जो है श्योरिटी होती है. तो ये उनके मोरल और मोटिवेशन को बुलंद करने में बहुत अहम किरदार अदा करती है. नेक्स्ट हम बात करेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ कैंडिडेट. इसके अंदर सबसे पहला जो हमारे पास डिसएडवांटेज है वो है इट प्रिफर्स टू ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ डूइंग थिंग. ये एक बहुत ही रिवायती पुराना तरीक़ाकार जो इंडस्ट्रीज में ये प्रैक्टिस जो चली आ रही है कि ऑर्गेनाइजेशन अपनी फर्दर कैपेसिटी को फुलफिल करने के लिए सहारा लेती आ रही है इंटरनल सोर्स ऑफ कैंडिडेट का. तो एक तरीके से इसको एक एब्सोल्यूट भी समझा जाता है क्योंकि ये बहुत ही रिवायती, बहुत ही पुराना तरीका है. सेकंड जो डिसएडवांटेज हमारे पास इंटरनल सोर्स ऑफ कैंडिडेट का होता है वो है इट एबिट्स रीडिंग्स. इसके ज़रिए जो है हमारे एबिट्स एंड रीडिंग की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए अनफेवरेबल होती हैं और ऑर्गेनाइजेशन आज की कंटेम्प्रेरी बिजनेस चैलेंजेस को बीट करने में क्राइसिस का सामना कर सकती है. थर्ड जो डिसएडवांटेज है इंटरनल सोर्स ऑफ कैंडिडेट का वो है कैंडिडेट्स करंट वर्क में बी इफेक्टेड. यानी हम जब एक कैंडिडेट को उसकी पोजीशन से प्रमोट करके दूसरी पोजीशन पर ले जाते हैं तो जिस पोजीशन पे वो प्रीवियसली वर्क कर रहा था
उस पोजीशन की परफॉर्मेंस इफेक्टिव हो सकती है, मुतासिर हो सकती है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक अनबेरेबल लॉस का रीजन बन सकती है। नेक्स्ट जो डिसएडवांटेज है वो है पॉलिटिक्स प्ले ग्रेटर रोल। तो ऑर्गेनाइजेशन की जो इंडस्ट्रियल पॉलिटिक्स होती है, इसके अंदर इसका रोल बहुत अहम हो जाता है, और इससे पॉलिटिकल इन्वायरमेंट इंडस्ट्री की जो है वो बढ़ जाती है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल फ्यूचर के लिए अनफेवरेबल होती है। अब हम बात करेंगे एक्सटर्नल सोर्स ऑफ कैंडिडेट के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। सबसे पहले हम बात करेंगे वो कौन कौन से एक्सटर्नल सोर्स के एडवांटेजेस हैं जो हम एक्सटर्नल सोर्स ऑफ कैंडिडेट से हासिल कर सकते हैं। इसके अंदर सबसे पहला एडवांटेज है बेनिफिट ऑफ द न्यू स्किल, न्यू टैलेंट एंड न्यू एक्सपीरियंस टू ऑर्गेनाइजेशन। जब हम यूटिलाइज करते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस में एक्सटर्नल सोर्स ऑफ कैंडिडेट को, तो उसका सबसे मेन एडवांटेज होता है कि हम इस कैपेसिटी में होते हैं कि न्यू स्किल्स को हासिल करने में कामयाब हो जाए, न्यू टैलेंट को हासिल करने में कामयाब हो जाए, न्यू एक्सपीरियंस को अचीव करने में कामयाब हो जाए। तो उससे हमें मल्टी टैलेंटेड, मल्टी स्किल्स एंड मल्टी एक्सपीरियंस कैंडिडेट हासिल करना मुमकिन हो जाता है। सेकंड जो एडवांटेज है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ कैंडिडेट में, वो है कंप्लाइंस विद रिजर्वेशन पॉलिसी बिकम इजी। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंप्लाइंस पॉलिसीज होती हैं, और इस कंप्लाइंस पॉलिसीज के जरिए जो हम रिजर्वेशन पॉलिसीज होती हैं इसको एग्जीक्यूट करना आसान हो जाता है। तो ये भी एक मेन एडवांटेज होता है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ कैंडिडेट का। नेक्स्ट जो हमारे पास एडवांटेज है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ कैंडिडेट का, वो है स्कोप ऑफ द रिक्रूटमेंट, jealousies and hermetism are avoided। ऑर्गेनाइजेशन में जब हम इंटरनल सोर्स ऑफ कैंडिडेट्स को यूटिलाइज करते हैं, तो इसके अंदर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट क्रिएट होती है, ये ऑर्गेनाइजेशन में मुख्तलिफ ग्रुप्स की क्रिएशन का सबब बनती है, जिनके दरमियान जेलसीज, जिनके दरमियान में नेगेटिव बिहेवियर क्रिएट हो सकते हैं, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए अनफेवरेबल हो सकते हैं। यही वजह है कि हम जब एक्सटर्नल सोर्स ऑफ कैंडिडेट को इस्तेमाल करते हैं, तो हम इनसे मैक्सिमम लेवल पे कंट्रोल करने में कामयाब हो जाते हैं। तो ये बहुत ही, यानी ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल इन्वायरमेंट के फ्यूचर में बहुत ज़्यादा सेफ्टी और सिक्योरिटी रहती है इन तमाम नेगेटिव एलिमेंट से। अब हम बात करेंगे एक्सटर्नल सोर्स ऑफ कैंडिडेट के डिसएडवांटेजेस के। डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं? इनमें सबसे पहले बेटर मोरल एंड मोटिवेशन एसोसिएटेड विद इंटरनल रिक्रूटिंग इज डिनाइड टू द कंपनी। ऑर्गेनाइजेशन में जो बहुत ज़्यादा बेहतर एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा डेलीगेटेड होते हैं, उनका मोरल एंड मोटिवेशन जो है वो, जब हम एक्सटर्नल सोर्स ऑफ कैंडिडेट को यूटिलाइज करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है, रिड्यूस होता है, डैमेज होता है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल परफॉर्मेंस मुतासिर होती है। सेकंड, इट इज़ कॉस्टली। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ कैंडिडेट जो है एज कम्पेयर टू इंटरनल सोर्स ऑफ कैंडिडेट के जब हम यूटिलाइज करते हैं, तो ये एक महंगा रिक्रूटमेंट प्रोसेस बन जाता है, जिसके अंदर जो है हमारी कॉस्ट टाइम के शेप में और फाइनेंस के शेप में बढ़ जाती है। नेक्स्ट उसके बाद जो हमारा अनदर डिसएडवांटेज ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ कैंडिडेट है, वो है चांसेस ऑफ ट्रैपिंग इन फॉल्स पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव एरर्स। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ कैंडिडेट में एक रिस्क फैक्टर मौजूद होता है कि अगर कोई फॉल्स पॉजिटिव या फॉल्स नेगेटिव एरर जो है ये आपको फेस करने पड़ सकते हैं, जिसका चांस जो है वो ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि हम जब एक्सटर्नल सोर्स ऑफ कैंडिडेट यूटिलाइज करते हैं, तो उसमें कैंडिडेट की इंफॉर्मेशन, कैंडिडेट की बैकग्राउंड, ये तमाम चीज़ों को 100% चेक करना एक मुश्किल मरहला होता है।
Next, adjustment of new employee to the organization culture take longer time. वो एम्प्लॉय जो पहले किसी और ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म कर रहे थे, अब वो नई ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर रहे हैं, तो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल इन्वायरमेंट मुख्तलिफ होती है, और यही वजह है कि नए आने वाले कैंडिडेट को इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनने में टाइम लगता है, और जब तक वो ऑर्गेनाइजेशन में फुल फ्लैश एडजस्ट नहीं होते, उस वक्त तक वो ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा परफॉर्म भी नहीं कर पाते। तो ये भी एक बड़ा डिसएडवांटेज होता है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ कैंडिडेट में। यहाँ पे हम अपनी क्लास को रोकेंगे और रिव्यू करेंगे कि आज की क्लास जो हमने शुरू की थी, वो शुरू की थी कि हम जब रिक्रूटमेंट प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने जाते हैं तो उसमें कौन कौन से फैक्टर होते हैं। तो हमने बात की थी कि एक ग्रुप ऑफ फैक्टर होते हैं इंटरनल और एक ग्रुप फैक्टर होते हैं एक्सटर्नल। इंटरनल ग्रुप ऑफ फैक्टर जो कि हमारे रिक्रूटमेंट प्रोसेस में का हिस्सा होते हैं, उसके अंदर रिक्रूटमेंट पॉलिसी, साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, कॉस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। तो ये वो तमाम पॉइंट्स हैं जो कि हमारे इंटरनल सोर्सेज का हिस्सा होते हैं। नेक्स्ट, एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हमारे होते हैं, उसके अंदर सप्लाई एंड डिमांड, लेबर मार्केट, इमेज एंड गुडविल, पॉलिटिकल सोशल लीगल एनवायरनमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, कॉम्पिटिटर्स। फिर हमने बात की कि हम जब रिक्रूटमेंट को एग्जीक्यूट करने जाते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं सोर्सेज के, एक होता है इंटरनल सोर्स ऑफ कैंडिडेट और एक होता है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ कैंडिडेट। फिर हमने बात की थी कि इंटरनल सोर्स ऑफ कैंडिडेट में कौन कौन से हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। फिर हमने बात की थी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ कैंडिडेट में हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। फिर हमने बात की थी कि एडवांटेजेस क्या क्या हैं इंटरनल सोर्स ऑफ कैंडिडेट्स के और डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं इंटरनल सोर्स ऑफ कैंडिडेट के। फिर हमने बात की क्या क्या एडवांटेजेस हैं एक्सटर्नल सोर्स ऑफ कैंडिडेट के और क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं एक्सटर्नल सोर्स ऑफ कैंडिडेट के। तो यहाँ पर आके आज की हमारी क्लास वाइंड अप होती है। अल्लाह हाफिज।